Good morning, students. Today we shall discuss about solution of solid in liquid. यहाँ देखिए सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। देखिए किसी भी सर्टेन अमाउंट के लिक्विड में सर्टेन अमाउंट का सॉलिड ही डिजॉल्व हो सकता है फिक्स टेम्परेचर पर। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं शुगर का और वाटर का। अगर आप एक गिलास पानी ले लिया आपने और आप उसमें शुगर ऐड करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ देर तक तो जब थोड़ा सा अमाउंट तो शुगर का डिजॉल्व हो जाता है उसमें, या थोड़ा और ज़्यादा डिजॉल्व हो, लेकिन एक ऐसा इंस्टेंट आता है जिसके बाद से अगर एक भी पार्टिकल अधिक अगर आप शुगर के डालते हैं तो बॉटम में यहाँ कलेक्ट होते जाता है। ऐसा क्यों होता है? होता ये है कि जो आपने इतना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का जो लिया है, आपने ये अमाउंट जो लिया है उसकी अपनी कैपेबिलिटी है कि वो कितने ग्राम सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकता है। जैसे ही ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से सेचुरेटेड सॉल्यूशन इसमें बन जाता है, उसके बाद सॉल्यूट का एक भी पार्टिकल इसमें डिजॉल्व नहीं हो पाता है। अब यहाँ बात आती है कि हमने कहा सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन है क्या? किसी डिफिनिट अमाउंट के सॉल्वेंट में फिक्स टेम्परेचर पर एक डिफिनिट अमाउंट का सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है और उसके बाद से एक भी पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होता है, सॉल्यूट का एक भी पार्टिकल डिजॉल्व नहीं होता है। तो उस समय जो बना हुआ सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डिफाइन कैसे करेंगे हम इसको? तो डिफाइन करेंगे ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। A solution in which no more solute can be dissolved at a particular temperature is called a saturated solution. जैसे हो गया a solution in which no more solute can be dissolved at a particular temperature is called saturated solution. यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूल उस सॉल्यूशन में डिजॉल्व ना हो सके तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे हमने ये कहा कि जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा शुगर का और वाटर का, तो उसके बाद से एक भी पार्टिकल शुगर का डिजॉल्व नहीं होगा। जब वो डिजॉल्व नहीं होगा तो नीचे यहाँ पर कलेक्ट होते जाएगा। जैसा कि आप घर पर देखते हैं, अपने घर पर करके भी देखिएगा कि जब आप शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं तो नीचे ग्लास में कुछ शुगर जम जाते हैं। बार बार आप उसको चेक करते हैं, आप कहते हैं कि शुगर डिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। वो नहीं डिजॉल्व होगा। जब उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी, अपने कैपेसिटी के बराबर और शुगर के पार्टिकल को वाटर डिजॉल्व कर लेगा, तो फिर उसमें एक भी पार्टिकल शुगर का डिजॉल्व नहीं होगा उस टेम्परेचर। हाँ, डिजॉल्व होगा। कब होगा? जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ कंडीशन हमने क्या कहा है कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर फिक्स हो। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉलिड के पार्टिकल डिजॉल्व हो जाएंगे और भी सॉलिड डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर फिक्स हो उस समय, उसकी बात हम कर रहे हैं। यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन का जो हम डिफाइन करेंगे वहाँ नेसेसरी कंडीशन है कि आप क्या कहेंगे वहाँ पर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि टेम्परेचर क्या हो, फिक्स्ड हो। और क्या फिक्स हो? डेफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट का अमाउंट भी डेफिनिट हो, तब जो है उस भी एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही डिजॉल्व हो सकता है और उसके बाद एक पार्टिकल भी डिजॉल्व नहीं होगा। और जब एक पार्टिकल सॉल्यूट के पार्टिकल डिजॉल्व न हो तो उस इंस्टेंट पर बना हुआ जो सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद से है एक आता है सॉल्युबिलिटी। इसी के टर्म्स में हम और डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। अब देखिए, अब सॉल्युबिलिटी को भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के ही रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करेंगे। जैसे पार्टिकुलर टेम्परेचर पर एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व हो जा रहा है वो उसका सॉल्युबिलिटी होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर। यानी कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी फिक्स टेम्परेचर पर एक फिक्स क्वांटिटी के सॉल्वेंट में जो अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व हो जाएगा वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। अब सॉल्युबिलिटी
के बाद से आपको एक चीज़ देखना होगा कि सॉल्यूशन में क्या क्या होता है। जैसे मान लो कि ये सॉलिड है, अगर सॉलिड सॉल्यूशन में जा रहा है, सॉलिड जो है सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको प्रोसेस को हम बोलेंगे डिसोल्यूशन। इसको हम बोलेंगे, यानी सॉल्यूशन के बनने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन यानी कि हम देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है डिसोल्यूशन का, कैसे ये जो है सॉलिड सॉल्यूशन में जाता है, यानी सॉलिड जो है सॉल्यूशन बनाता है, यानी सॉलिड सॉल्वेंट के साथ मिलकर के सॉल्यूशन बनाता है। क्यों बनाता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। देखिए इसके दो फैक्टर होते हैं। पहला है, हम कह सकते हैं डिसोल्यूशन ड्यू टू द डिसोल्यूशन ड्यू टू सॉल्वेशन, डिसोल्यूशन ड्यू टू सॉल्वेशन। अब सॉल्वेशन का मतलब ये है, यहाँ सॉल्वेशन शब्द हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई पोलर सॉल्वेंट है, जैसे मान लीजिए कि है H2O हो गया, ये क्या है, पोलर है मतलब इस पार्शियल नेगेटिव, इस पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। H2O क्या है, पोलर हो गया। H2O क्या है, पोलर हो गया। अब पोलर कोई सॉल्वेंट है तो उसमें सॉल्यूट कैसा डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए ये, जैसे हम कहें कि सोडियम क्लोराइड है, वो भी क्या है, पोलर है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों होगा। इस मान लो कि अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करते हो, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये पोलर कोई सॉल्यूट है, सॉलिड है। यहाँ पोलर कोई सॉल्वेंट के मालिक्यूल हैं, बहुत सारे पोलर सॉल्वेंट के मालिक्यूल हैं। मान लीजिए किसी सॉल्वेंट में हमने इसको डाल दिया, वो पोलर है। मान लीजिए कि यह इसका निगेटिव पोल है और ये इसका पॉजिटिव पोल है। तो ये निगेटिव क्या करेगा, इस सॉल्यूट के पॉजिटिव वाले को, पार्टिकल को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्शन के कारण ऐसे ही जो है चारों तरफ से इसके सॉल्वेंट के मालिक्यूल इसके होंगे, और वो क्या करेंगे, अपने से अपोजिट चार्ज वाले, यानी उसका जो पोल होगा सॉल्वेंट का, वो अपने चार्ज के अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कि दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। यानी कि ये जो सॉल्यूट का जो पार्टिकल है वो अपने से अपोजिट चार्ज वाले पोल के साथ सॉल्वेंट के अपोजिट चार्ज वाले पोल के साथ अट्रैक्ट होगा, और इस अट्रैक्शन के कारण ये सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं अलग अलग हो जाएंगे और पूरे क्या हो जाएंगे, पूरे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिसके कारण सॉल्यूशन बन जाएगा। बात क्लियर समझ में आ रही है। अगर ये अट्रैक्शन नहीं होता तो फिर ये अपने ही खुद ही जो अपने पास से अट्रैक्ट, अपने ही एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते। लेकिन यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट भी पोलर है तो वो क्या करेगा, इसके पार्टिकल, मान लो कि ये निगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव वाला इसको अपने तरफ खींचेगा। फिर यहाँ पर मान लो कि ये पॉजिटिव पोल है पोलर जो सॉल्वेंट का, तो ये इसके निगेटिव को अपने तरफ खींचेगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स इन पार्टिकल के बीच अपने में जो लगा हुआ है वो वीक होगा, और फिर क्या होगा, ये इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब अट्रैक्ट होंगे तो क्या होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे। इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किसमें, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलों के बीच में, और क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। सेकेंड फैक्टर्स है, सेकेंड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण भी बनता है, सोल्यूशन बनता है। जैसे मान लो कि शुगर ही हो गया, तो शुगर में क्या होता है कि इस तरह के, मान लो कि ये शुगर में पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। मान लो पॉलीहाइड्रॉक्सी हो गया, तो पॉलीहाइड्रॉक्सी कर रहे हैं कि हाइड्रॉक्सी मतलब है कि उसमें OH ग्रुप होगा। OH क्या होगा, पोलर होगा। मान लो निगेटिव है और ये क्या हो गया, पॉजिटिव पोल हो गया। अब इसको जब हम वाटर में डालें तो वाटर भी क्या है, हमारा पोलर है, वाटर भी पोलर है। इस पर पॉजिटिव है, इस पर क्या है, निगेटिव है, इस पर क्या है, निगेटिव पॉजिटिव है। तो ये निगेटिव वाला पोल इसके पॉजिटिव वाले पोल को अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ ठीक है, तो यहाँ पर भी दो, यहाँ क्या होगा क्या, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ
अट्रैक्शन फील करते हैं, जिसके कारण सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे आप शुगर को कहो कि शुगर तो आयनिक है नहीं, शुगर तो आयनिक है नहीं, तो फिर वो कैसे सोल्यूबल होता है वाटर में? वाटर पोलर है और शुगर, तो आप यहाँ कहोगे कि हियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण शुगर क्या होगा, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। तो ये दो फैक्टर हो गए। पहला फैक्टर आपने देख लिया, क्या देखा? पहला देखा आपने कि सॉल्वेशन इफेक्ट, यानी डिसोल्यूशन किसके कारण होता है, यानी कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व होकर के सॉल्यूशन बनाता क्यों है, इसके बनाने की मैकेनिज्म कैसे है। तो पहला फैक्टर्स है आपका, मैंने अभी आपको बताया कि डिसोल्यूशन ड्यू टू सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन का मतलब ये है कि अपोजिट चार्ज के कारण सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण सॉल्यूशन बनता है। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मान लीजिए शुगर है और वाटर है, ये क्यों डिजॉल्व हो रहा है? तो शुगर में क्या है, शुगर में OH बॉन्ड है, पॉलीहाइड्रॉक्सील्डिहाइड होता है, पॉलीहाइड्रॉक्सील्डिहाइड कीटोन होते हैं। तो जहाँ अब यहाँ पर देखिए, यानी उसमें क्या होगा, OH है, तो OH है, तो यहाँ पर इस H और इस वाटर की इस निगेटिव चार्ज वाला जो पॉइंट है, इसके बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को के कारण ये मॉलिक्यूल और ये आपस में दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। इस अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, इस केस में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो हम देखें कौन कौन से फैक्टर्स हैं सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं यहाँ पर। पहला क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अभी हमने बताया है कि पोलर जो होगा, पोलर सॉल्यूट होगा, वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। फिर क्या सेकंड कंडीशन क्या है देखो, और नॉन पोलर जो होगा, अभी पॉलिसी में देखो कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी अगर पोलर सॉल्यूट होगा तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट होगा तो वो किस में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। फिर सेकेंड फैक्टर्स है टेम्परेचर। अभी हमने इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, टेम्परेचर की बात किया था कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एक और है कंडीशन टेम्परेचर वाले में, ध्यान दीजिए। टेम्परेचर में एक कंडीशन एक और है कि टेम्परेचर की इंक्रीज करने पर दो बातें हो सकती हैं। पहला कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर सकती है, ज़्यादातर केसों में इंक्रीज करती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा केस आ जाता है जहाँ पर टेम्परेचर राइज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। अब वो कौन सा केस है जिसमें टेम्परेचर राइज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, वो देखें हम। तो ऐसा केस जिसमें क्या होगा कि हीट बाहर निकलती हो, जैसे मान लो कि ये AB है, AB कोई भी अगर सॉल्यूट है और ये जो है वाटर में ही मान लो या किसी लिक्विड में हमने डिजॉल्व कर दिया। डिजॉल्व करने के बाद से यह एक सोल्यूशन बन गया, AB एक्वस बना, और इसके बाद से हीट बाहर निकला। कुछ हीट क्या किया इसने, बाहर निकाला, कुछ हीट बाहर निकला। तो जब हीट बाहर निकलेगा, यानी कि जो ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें जो एक्सोथर्मिक टाइप का होगा, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन होगा, उसमें क्या होगा, जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे, एक्सोथर्मिक वाला जो डिसोल्यूशन है उसमें जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट का घट जाए, सॉल्युबिलिटी जो है घट जाएगा। सॉल्वेंट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्यूट के डिजॉल्व होने की जो सॉल्युबिलिटी है, जो एक्सटेंट है, वो घट जाएगा। यानी कि जैसे, ठीक है, यानी कि सॉल्यूट की इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो घट जाएगी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। किस केस में, जब ये एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन हो, यानी कि जब इसको इस सोल्यूशन हम बना रहे हो तो हीट बाहर निकल रही हो, तो उस केस में अगर हम कहें कि ऐसे कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्यूट कम डिजॉल्व होगा। नाउ सेकंड क्या है, जहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही हो,
सेकंड, जहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे मान लीजिए कि AbS है या एक्वस है और इसमें हीट हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं और तब ये AB सोल्यूशन बन रहा है, एक्वस बन रहा है, सोल्यूशन बन गया। तो यहाँ इस कंडीशन में जब हम हीट देंगे तो और ज़्यादा ये क्या होगा, और ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब एंडोथर्मिक होगा तो वहाँ पर यानी कि जब भी सबस्टेंस dissolve with absorption of heat, the solubility increases with rise in temperature। यानी जब भी solubility जब सोल्यूशन के बनने के लिए सोल्यूशन के बनने में हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो, तो उस केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी और बढ़ेगी। क्लियर? तो ये सब चीज़ें हो गई सॉल्युबिलिटी की। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वेपर। देखिए, वेपर प्रेशर समझने से पहले हम थोड़ा सा समझ लें कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में, कि व्हाट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। समझने से पहले हम देख लेते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम को, कि व्हाट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सपोज कर लीजिए ये एक कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें हमने कोई लिक्विड रखा है, कोई लिक्विड भरा है, भर दिया, ये कंटेनर क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल इधर ऊपर निकलेंगे, इसमें आकर के इसमें जाएंगे, जो एम्प्टी स्पेस है इसमें बचा हुआ है उसमें जाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम, लिक्विड के मॉलिक्यूल को लिक्विड की लेयर को छोड़ करके बाहर निकलने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे क्या, इवोपरेशन। पहले इवोपरेशन, इवोपरेशन, इवोपरेशन। और लेकिन कुछ समय के बाद से हम क्या देखेंगे, कुछ समय के बाद जब देखेंगे इसमें वेपर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएं, जब इस कंटेनर में वेपर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे, वेपर के मॉलिक्यूल इसमें ज़्यादा हो जाएं, तो वेपर का प्रेशर बढ़ने लगेगा। फिर क्या होगा, ये वेपर के जब प्रेशर जब बढ़ेगा तो ये वेपर के मॉलिक्यूल कंडेंस होना शुरू करेंगे, और कंडेंस होकर के फिर ये किस में चेंज होना शुरू हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा, ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ इवोपरेशन हमने बताया आपको कि पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, इवोपरेशन होगा, और जब यहाँ वेपर के मॉलिक्यूलों का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ये आपस में कंडेंस होने लगेंगे, और कंडेंस होकर के फिर किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज होने लगेंगे। तो एट दैट इंस्टेंट, एक ऐसा इंस्टेंट यहाँ पर मिलेगा जब जिस रेट से इवोपरेशन होगा, जिस रेट से लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में चेंज होंगे, उसी रेट से वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड में चेंज होंगे। तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे उसको हम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ध्यान में रखिए, इसी आधार पर हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करेंगे, इसी आधार पर हम समझेंगे कि वेपर प्रेशर को। जैसे मान लीजिए कि अब हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ मान लीजिए एक क्लोज कंटेनर इस तरह का है, क्लोज कंटेनर ये हो गया, यहाँ से इसमें एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है, मान लीजिए ये वैक्यूम पंप लगा दें हम, जिससे इसमें के प्रेशर को हटा दें, और इसमें मान लो कोई लिक्विड हमने भर दिया, कोई लिक्विड हमने भर दिया इसमें, जिसका हमें वेपर प्रेशर निकालना है, सपोज कर लो, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम मैनोमीटर से यहाँ पर एक मैनोमीटर से इसको ले आकर के हमने इसको जोड़ दिया, जिससे प्रेशर हम इसका मेजर कर सकें कि कितना इसका वेपर प्रेशर है, ठीक है। ये मैनोमीटर है जिसमें, ठीक है, मैनोमीटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब स्टार्टिंग में क्या होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में ये जो मॉलिक्यूल हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल इस एम्प्टी पोर्शन में जाएंगे, यहाँ मान लीजिए कार्क लगा हुआ है, इसमें बाहर नहीं निकलने देना है, ये वैक्यूम पंप है, ये बंद है, सील्ड है। यहाँ से लिक्विड के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, पहले बाहर निकलेंगे, आएंगे इस खाली वाले पोर्शन में कलेक्ट होंगे, इस खाली वाले पोर्शन में कलेक्ट होंगे। और जब यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूलों का जब प्रेशर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, तब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल फिर जो है
कंडेंस होना शुरू करेंगे और कंडेंस होकर किस में चेंज होने लगेंगे, लिक्विड में जाना शुरू कर देंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, एक ऐसा इंस्टेंट मिलेगा जब रेट ऑफ इवोपरेशन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम के केस, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर जब जो इन वेपर के मॉलिक्यूलों के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, प्रेशर जो होगा उनका, उसी को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो वेपर प्रेशर को डिफाइन कैसे करेंगे हम, ठीक है, ध्यान दीजिए। हम कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ ए लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इन ए स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इन ए स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। इन्हें जो इन वेपर के मॉलिक्यूल डायनेमिक इक्विलिब्रियम के समय जो इसमें जो वेपर कलेक्ट हुए हैं, इन वेपर के मॉलिक्यूलों के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। और ये प्रेशर मेजर कैसे करेंगे, यहाँ मैनोमीटर लगा हुआ है, इस मैनोमीटर के द्वारा हम मेजर कर लेंगे प्रेशर को कि कितना इसका वेपर प्रेशर है, जिसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब हम इस पूरे चैप्टर्स में कई बार वेपर प्रेशर की बात करेंगे। तो वेपर प्रेशर आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है ये, वेपर प्रेशर समझना। अगर वेपर प्रेशर आप नहीं समझेंगे तो फिर काफ़ी कन्फ्यूजन आगे क्रिएट होंगे, क्योंकि अब इसके बाद से आपको हर पॉइंट पर वेपर प्रेशर की बात की जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग बहुत काफ़ी अच्छी तरह से, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो बार बार आप उसको प्ले करके, स्टॉप करके भी देख सकते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू।